प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हम बीएससी सेकेंड ईयर में कोशिका विभाजन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एमाइटोसिस यानी असूत्री विभाजन के बारे में अध्ययन किया था। विद्यार्थियों, इसके बाद समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में हम जानें उससे पहले हम कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल के बारे में जान लेते हैं। कोशिका चक्र क्या होता है? असल में हम ये तो जान ही चुके हैं विद्यार्थियों कि कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और वह प्रक्रिया कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। अब ऐसा नहीं होता कि कोशिका हमेशा ही कोशिका विभाजन की स्थिति में रहे। वह कोशिका विभाजन करती है, फिर कुछ समय अंतराल आता है और फिर कोशिका विभाजन अवस्था में जाती है। तो इस प्रकार से एक चक्र चलता रहता है। तो इस प्रकार से जो अंतराल की अवस्था होती है विद्यार्थियों, वह और कोशिका विभाजन की अवस्था एक के बाद एक एकांतरित क्रम में, अल्टरनेट क्रम में आती रहती हैं। कोशिका विभाजन हुआ, फिर अंतराल अवस्था आएगी। तो ये जो चक्कर चलता रहता है इसे ही कोशिका चक्र, सेल साइकिल कहते हैं। यानी अंतराल अवस्था और कोशिका विभाजन अवस्था एक के बाद एक एकांतरित क्रम में आती हैं। इसे ही सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहते हैं। अंतराल अवस्था को अंतरावस्था या इंटरफेज कहते हैं। आप देख पा रहे हो इंटरफेज को। यहाँ पर ये जो बड़ी अवस्था होती है ये पूरी की पूरी, जबकि जो विभाजन प्रावस्था है, माइटोटिक फेज उसको बोलते हैं, एम फेज, ये छोटी है ना। यानी विभाजन के लिए जो तैयारी होगी उसके लिए बड़ा ज़्यादा समय चाहिए। विभाजन के लिए तैयारी की अवस्था ही इंटरफेज या अंतरावस्था होती है। इसमें भी हम पढ़ेंगे G1 फेज यानी गैप 1 फेज, S फेज यानी सिंथेसिस फेज और G2 फेज। तो इस सेल साइकिल में हम आज प्रमुख तौर पर इंटरफेज या अंतरावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो विभाजन प्रावस्था है उसमें हम समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में जानेंगे। तो आइए आज जानते हैं कोशिका चक्र में अंतरावस्था। सबसे पहले कोशिका चक्र क्या होता है विद्यार्थी? कोशिका विभिन्न परिस्थितियों में विभाजित होती रहती है। कोशिका में केंद्रक द्वारा नियंत्रित विभिन्न रासायनिक क्रियाएं निरंतर संपन्न होती रहती है। हम सब जानते हैं। इस तरह ये क्रियाएं बारंबार विभाजित होती कोशिकाओं के लिए आवश्यक तत्वों का निर्माण करती हैं। कोशिका विभाजन लगातार चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए कोशिका अतिरिक्त डीएनए तथा प्रोटीन का निर्माण करके अपने आप को विभाजन के लिए विशेष रूप से तैयार करती है। कोशिका विभाजन के लिए निम्नलिखित दो प्रक्रियाएं निरंतर एकांतर क्रम में घटित होती हैं। जो अभी अपन ने चर्चा की यह उसी के बारे में है कि जैसे विभाजन होता है तो एक कोशिका से 2 या 4 कोशिकाएं बनती हैं। अब आनुवांशिक पदार्थ या जो अन्य पदार्थ हैं वो पहले तो एक कोशिका के लिए ज़रूरी थे, फिर 2 हो गई तो 2 कोशिकाओं के लिए दुगने चाहिए। तो उनके लिए जो तैयारी है, उनके लिए जो तैयारी की अवस्था है वह विद्यार्थियों इंटरफेज या अंतरावस्था है। और जब विभाजन होगा तो वो डिवीज़न फेज या विभाजन अवस्था है। तो अंतरावस्था या इंटरफेज असल में क्या है? विभाजन से पूर्व की अवस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए पूर्व तैयारी करती है। आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है, एंजाइम, प्रोटीन, इन सब की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। इन सब का निर्माण होता है अंतरावस्था में। अंतरावस्था को इंटरफेज कहते हैं। और चूँकि विभाजन की तैयारी इसी अवस्था में होती है इसलिए इसे विभाजन की तैयारी की अवस्था भी कह देते हैं। और चूँकि इस समय कोशिका विभाजन नहीं कर रही होती है इसलिए इसे विश्राम अवस्था भी कहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोशिका इस समय विश्राम करती है, नहीं, वह कार्य करती रहती है। नए पदार्थों का निर्माण, आनुवांशिक पदार्थों का निर्माण, क्योंकि विभाजन होना है, बंटवारा होना है, तो पहले ही 2 कोशिकाओं जितना पदार्थ तैयार कर लेती है कोशिका। इसलिए हम इसे कहें विभाजन की तैयारी की अवस्था, तो यह ज़्यादा ठीक होगा। 2 समसूत्री विभाजन के मध्य की अंतरावस्था, अंत्यावस्था से पूर्वावस्था तक अनेक महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है। कोशिका विभाजन से पूर्व संजीन यानी जीनोम यानी जो भी आनुवांशिक पदार्थ है, जो सारे के सारे गुणसूत्र हैं, का द्विगुणन
डबलिंग अंतरावस्था में ही होता है। महत्वपूर्ण बात है कि जीनोम जो होगा, आनुवंशिक पदार्थ होगा, उसका द्विगुणन, उसकी डबलिंग, उसका दुगना निर्माण कब होता है? अंतरावस्था में ही होता है, क्योंकि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 बनेंगी, तो 2 गुना चाहिए उन दोनों कोशिकाओं को, इसलिए अंतरावस्था में वो बनता है। जीनोम के द्विगुणन के पश्चात कोशिका विभाजन के लिए विभाजन प्रावस्था में प्रवेश करती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, एक जो सेल साइकिल होता है उसमें इंटरफेज होती है, यानी अंतरावस्था वह बड़ी होती है, और कोशिका विभाजन की अवस्था केवल ये है, ये छोटी होती है ना। अंतरावस्था में हम जानेंगे G1, S और G2 फेज होती है ना। तो ये पूरी की पूरी क्या है? अंतरावस्था है, यहाँ से और यहाँ तक, जबकि केवल इतनी ये विभाजन की अवस्था है। हम आगे जानेंगे G1 फेज में क्या होता है, S फेज में, G2 फेज में क्या होता है ना। विभाजन की अवस्था में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस ये अवस्थाएं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो विभाजन की अवस्थाएं हैं, इनके लिए पूर्व तैयारी इस अंतरावस्था इंटरफेज में होती है। विद्यार्थियों, विभिन्न जीवों में जो कोशिका चक्कर की अवस्थाएं हैं, अंतरावस्था है, हम विभाजन अवस्था के बारे में बाद में विस्तार से अध्ययन करेंगे, वो अलग अलग होती हैं। जैसे चूहे में जीवन जो फेज है वो 12 घंटे होती है, मनुष्य में भी 12 घंटे, एक पीसिया फाबा पौधा है उसमें भी 12 घंटे, एस प्रावस्था 6 से 8 घंटे, मनुष्य में 10 घंटे, पादपीसिया फाबा में ये 6 घंटे, और जीनोम यानी G2 प्रावस्था में DNA का संश्लेषण जो पश्च काल है वह 12 घंटे की होती है। अंतरावस्था में गुणसूत्र अकुंडलित लंबे आकार के संपूर्ण कोशिका में वितरित होने से अभिरंजित नहीं होते। महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों, अंतरावस्था में इंटरफेज में हमें गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं। हमेशा याद रखना, गुणसूत्र कब दिखाई देंगे? जब कोशिका विभाजन अवस्था में होती है। अंतरावस्था या इंटरफेज में तो जो गुणसूत्र हैं वो क्रोमेटिन जाल के रूप में पाए जाएंगे, क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाए जाएंगे। ये हम पहले भी क्रोमेटिन के अंतर्गत अध्ययन करने के दौरान पढ़ चुके हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र अदृश्य होते हैं। अंतरावस्था इंटरफेज में गुणसूत्र इनविजिबल होते हैं। कोशिका द्रव की वृद्धि, गुणसूत्र के द्विगुणन व प्रतिकृतिकरण के लिए DNA तथा प्रोटीन का संश्लेषण भी इसी अंतरावस्था में संपूर्ण होता है। यानी प्रोटीन का निर्माण, DNA का डबलिंग, DNA का जो द्विगुणन है वो है ना, गुणसूत्रों का द्विगुणन, प्रतिकृतिकरण के लिए DNA, ये सब इसी में, यानी कोशिका विभाजन की एक तरीके से पूर्व तैयारी होती है। अतः यह अवधि कोशिका चक्कर में सबसे लंबी अवधि होगी। ये हमने जान ही लिया कि जो कोशिका चक्कर जिसमें विभाजन अवस्था और अंतरावस्था दोनों आएंगी, उसमें सबसे लंबी कौन सी होगी? अंतरावस्था। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरी अंतरावस्था है। कोशिका चक्कर की अधिकांश जो अवधि है वह अंतरावस्था में आती है। केवल ये भाग बिल्कुल छोटा है जो विभाजन अवस्था में आता है। लगभग 90% समय अंतरावस्था लेती है तथा समसूत्री विभाजन यानी अहम अवस्था लगभग 10% समय लेती है। मनुष्य की कुछ कोशिकाओं में यह अवधि 25 घंटे तथा बीसिया फाबा में 30 घंटे तक पाई जाती है। विद्यार्थियों, अंतरावस्था में कोशिका के केंद्रक में निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती। केंद्रक कला दिखाई देगी, केंद्रक द्रव भी पाया जाएगा, क्रोमेटिन जाल पाया जाएगा। हमेशा याद रखना, कोशिका विभाजन के समय ही गुणसूत्र बनते हैं। जब कोशिका विभाजन नहीं कर रही होती है, अंतरावस्था में होती है, तो क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन रेटिकुलम पाया जाएगा, और केंद्रिक न्यूक्लियोलस भी अंतरावस्था में दिखाई देती है। विभाजन के दौरान ये दिखाई नहीं देती है। अंतरावस्था के दौरान गुणसूत्र अदृश्य होते हैं। ये बार बार आ रही है, आप हमेशा याद रखना। अंतरावस्था के समय केंद्रक एक उपापचयी प्रावस्था होता है, अतः इसके जैविक पदार्थों में वृद्धि होती है। यानी अंतरावस्था के दौरान केंद्रक में बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं चलती रहती हैं, बनती हैं, कुछ पदार्थ बनते हैं, कुछ टूटते हैं, है ना। तो ये इसमें इसके जैविक पदार्थों में वृद्धि हो जाती है। अंतरावस्था के दौरान केंद्रक के जैविक पदार्थों में वृद्धि क्यों हो जाती है?
क्योंकि बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं इसमें चलती रहती हैं। इस अवस्था में केंद्रक व कोशिका द्रव के अनुपात में वृद्धि होती है। कोशिका वृद्धि के समय कोशिका द्रव का आयतन बढ़ा हुआ होता है, जबकि केंद्रक संहति का अनुपात कोशिका द्रव संहति के मुकाबले कम होता है। साधारण सक्रिय अवस्था में कोशिका में केंद्रक संहति का अनुपात बढ़ा हुआ तथा निष्क्रिय अवस्था में ये घटा हुआ पाया जाता है। केंद्रक संहति व कोशिका द्रव संहति के असंतुलित अवस्था में आने पर ही कोशिका विभाजन प्रावस्था में प्रवेश करती है। देखो, कोशिका द्रव में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अंतरावस्था में केंद्रक में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। इस कारण से उसके जैविक पदार्थों में वृद्धि हो जाती है और उस कारण से जो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव अनुपात है उसमें परिवर्तन आ जाता है, असंतुलित अवस्था में वो आ जाता है। और जब कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव अनुपात असंतुलित अवस्था में आता है तो ही कोशिका विभाजन शुरू होता है। हावर्ड व पेले ने 1953 में अंतरावस्था की उपापचयी क्रियाओं के आधार पर इसे 3 प्रावस्थाओं में G1 प्रावस्था, संश्लेषण यानी S प्रावस्था और G2 प्रावस्था 4 और M प्रावस्था में विभक्त किया है, जिसमें से M प्रावस्था को तो विद्यार्थियों हम विभाजन में ले सकते हैं। मोटे तौर पर मुख्य रूप से अंतरावस्था में तो 3 अवस्थाएं पाई जाएंगी, G1, S और G2। सबसे पहले हम बात करते हैं G1 यानी प्रथम अंतराल, गैप फर्स्ट के बारे में। यह प्रावस्था प्रथम अंतराल गैप फर्स्ट कहलाती है, अतः इसे जीवन प्रावस्था कहते हैं। इस अवस्था में ध्यान देने योग्य बातें हैं प्रोटीन, एंजाइम, डीएनए के नाइट्रोजन युक्त क्षार तथा आरएनए का संश्लेषण होता है। इसमें एस प्रावस्था के दौरान होने वाले डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम का संश्लेषण एवं संग्रहण होता है। इसके साथ ही डीएनए तथा प्रोटीन के संश्लेषण से संबंधित आवश्यक तत्वों का संश्लेषण भी होता है। इस अवस्था में कोशिका विभाजन चक्कर के समय का लगभग 30 से 50% समय लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र लंबे, पतले व कम रंजित होते हैं। ये गुणसूत्र आपस में एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। तो जीवन प्रावस्था जो होती है उसमें डीएनए का निर्माण नहीं होता है, याद रखना। डीएनए का निर्माण एस प्रावस्था में होता है। जीवन प्रावस्था में तो प्रोटीन, एंजाइम तथा डीएनए के नाइट्रोजनी क्षार बनेंगे और आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए तथा प्रोटीन संश्लेषण के जो तत्व हैं वो भी इसी में बन जाते हैं। तो जीवन प्रावस्था में प्रोटीन, एंजाइम, डीएनए के नाइट्रोजनी क्षार, आरएनए और डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित आवश्यक तत्व निर्मित होते हैं। एस प्रावस्था में एस का मतलब यहाँ संश्लेषण, सिंथेसिस से लिया गया है। इससे डीएनए संश्लेषण प्रावस्था भी कहते हैं। हमेशा याद रखना, डीएनए का निर्माण कब होगा? एस प्रावस्था में होगा। यह अवस्था जीवन के बाद आती है। इसमें डीएनए हिस्टोन का संश्लेषण होता है। डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण अंतरावस्था यानी इंटरफेज की एस प्रावस्था में होता है। महत्वपूर्ण बात है। इस अवस्था में आरएनए व प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात एस अवस्था के बारे में कि डीएनए और हिस्टोन तो इस अवस्था में बनेंगे, लेकिन आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण इस अवस्था में, एस अवस्था में नहीं होता है। गुणसूत्र लंबाई में 2 भाग में बढ़ जाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र के 2 अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिन बनते हैं। यह अवस्था 30 से 50% समय लेती है। फिर आती है G2 अवस्था। इस अवस्था को द्वितीय अंतराल कहते हैं यानी गैप 2 कहते हैं। एस प्रावस्था के पश्चात G2 प्रावस्था आती है। G2 प्रावस्था के दौरान तर्कु हेतु प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है, यानी प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण एस प्रावस्था में नहीं, G2 प्रावस्था में होता है। कोशिका विज्ञान के लिए आवश्यक दूत एमआरएनए भी इसी प्रावस्था में संश्लेषित होता है। एमआरएनए का निर्माण G2 प्रावस्था में होता है। इस अवस्था में कोशिका अगले विभाजन की तैयारी करती है। इस अवस्था में 10 से 20% समय लगता है। तो ये जो 3 अवस्थाएं थी, ये इंटरफेज अंतरावस्था की अवस्थाएं थी। एम प्रावस्था या विभाजन प्रावस्था। अब अंतरावस्था के बाद कोशिका किस में प्रवेश करेगी? विभाजन प्रावस्था में, जिसमें वह समसूत्री विभाजन करेगी या अर्धसूत्री विभाजन करेगी। इसे माइटोटिक फेज या एम फेज भी कह देते हैं। यह G2 प्रावस्था के तुरंत पश्चात हो जाती है। इसके अंतर्गत समसूत्री विभाजन की या अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उसमें भी
पूर्वावस्था प्रोफेज, मध्यावस्था मेटाफेज, पश्चावस्था एनाफेज, अंत्यावस्था टीलोफेज, ये अवस्थाएं आती हैं। ये छोटी अवस्था है ना। एम फेज जो है, एम प्रावस्था 5 से 10% समय इसमें लगता है। एक पूरे कोशिका चक्कर को हम इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा इंटरफेज है, अंतरावस्था है, जिसकी 3 प्रावस्थाएं हैं। जीवन फेज, इसमें क्या होगा, प्रोटीन, एंजाइम, आरएनए सिंथेसिस होगा और डीएनए आरएनए के नाइट्रोजनी क्षारक बनेंगे। एस प्रावस्था में ये भी 12 घंटे होती है, विषया पापा में ये भी 12 घंटे। इसमें डीएनए सिंथेसिस, डीएनए का संश्लेषण होगा और उसका द्विगुणन होगा, डुप्लीकेशन होगा, प्लस हिस्टोन का निर्माण भी इसमें होता है। G2 प्रावस्था में प्रोटीन यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, प्रोटीन, एंजाइम और आरएनए में एमआरएनए भी इसी अवस्था में बनता है। और एम प्रावस्था में फिर विद्यार्थियों गुणसूत्रों में विभाजन होता है। तो इस प्रकार से ये कोशिका चक्कर था। अगले वीडियो में हम समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।